आई होप सो आपने प्रीवियस चैप्टर दैट इज द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा कर लिया होगा ज्योग्राफी सूत्रा की सीरीज से। एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चैप्टर, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत क्या है? देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब अर्थ सरफेस को देखते हो तो यू गेट टू नो कि सर कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं, अलग अलग जगह पे पहुंच गए हैं और इसलिए अर्थ अनइवन है। लेकिन अनइवननेस सिर्फ कॉन्टिनेंट के डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, अनइवन अर्थ के सरफेस पे भी है। अर्थ का सरफेस कहीं डिप्रेस्ड होता है, कहीं पे आपका अपलिफ्टेड होता है, कहीं काफी हाई माउंटेन रेंजेस होते हैं, कहीं वैलीज देखने को मिलते हैं। तो व्हाई सच अ शॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस देयर? ये जो आपकी डिफरेंसेस हैं ये हमें क्यों ऑब्जर्व होते हैं, कैसे ऑब्जर्व होते हैं, इनके बारे में समझने और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं नाम दूं तो इट्स अ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? देखिए, जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, यू हैव द वर्ड जियो। ठीक है, दैट मीन्स अर्थ एंड मॉर्फिक मीन्स इट्स फॉर्मेशन एंड इट्स प्रोसेसिंग। मीन्स समथिंग इज गेटिंग प्रोसेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस एंड दैट्स व्हाई वी आर नेमिंग इट जियोमॉर्फिक। इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रोसेस होता है, जो भी अर्थ सरफेस पे हो रहा है, इसके लिए कुछ फोर्सेस अकाउंटेबल होंगे। और फोर्सेस अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के इनसाइड से दोनों जगह से लग सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, मान लो अर्थ सरफेस पे वोल्केनिक eruption is going on, तो there is a force which is acting inside the earth surface, and let us say the rainfall, heavy rainfall is happening and then erosion is there। तो ये क्या है? आपका सरफेस पे फोर्स लगा आउटसाइड से। this is known as exogenic। if because of volcanic eruption something is happening, it is known as endogenic। so there are two type of forces, one is endogenic, that is something from interior of the earth surface, one is exogenic, that is something happening from the outside, बाहर से कुछ हो रहा है। ठीक, दीज आर द टू डिफरेंसेस और इन्हीं के बेसिस पे आपका चैप्टर जो है वो पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इस पर्टिकुलर चार्ट को समझ लिया तो आपका पूरा जियोमॉर्फिक प्रोसेस का चैप्टर जो है आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा। तो चलिए जानने की कोशिश करेंगे। तो एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, इट सिंपली मींस द फोर्सेस which are responsible for the formation of earth or reformation, I can say. Reformation means there is a change in the shape, size and so on. There are two type of forces which will be working over there. Endogenic, something which is working from interior of the earth. Exogenic, that is something which is working from outside the earth surface. Okay? This is something which is working from outside the earth surface and that is something which is working from interior. तो ये दो forces हुए आपके। Now when it comes to the endogenic one, there are high probability that the endogenic forces may be working at a very faster rate or may be working very slowly. There are two things responsible here. There are two outcomes over there. The interior of Earth, from there, which is force are acting from the interior, they can be suddenly getting outburst or they may be working very slowly, like earthquake. If it will come, it is a sudden movement. And if there is a volcanic eruption, gradual lava is coming out, plate movement, very gradual movement is there. So that sort of situation is there, जो कि हमारे पास क्या होती है? Gradual. So we can say, we can divide the endogenic one into two part, diastrophism and catastrophism. देखिए, इवन आपकी स्टडीज में भी याद रखना, जब आप ग्रेजुअली पढ़ते हो ऐसा मत करो कि एक दिन में सब कुछ पढ़ लिया और आगे क्या पढ़ूंगा मैं। इसलिए आपको ज्योग्राफी सूत्रा में डे बाय डे लेक्चर्स मिलते हैं और उन डे बाय डे टास्क को आप डे बाय डे कंप्लीट भी करो। ठीक है, दो फोर्सेस होते हैं डायस्ट्रोफिज्म, दीज आर नोन एज कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस एंड दीज आर बेसिकली स्लो फोर्सेस। Whenever the forces are working slowly, they will construct something. That's why we are calling them constructive forces. Over here, catastrophic, they are sudden forces. Whenever the forces are working suddenly, they are not going to construct something, they will destruct, they will be named as destructive forces. So we have the constructive forces, we have the destructive forces. अब destructive तो ठीक है, whatever the come in the path, they will destroy it. What about the constructive? Constructive में क्या construct होगा? तो construction will be of two particular, basically I will say, the features. One will be the mountain development and another will be the land development. ठीक है ना? So the force is the constructive one, the diastrophism one, can be orogenic or they can be epirogenic. Orogenic forces means the forces for the responsible for mountain building. Orogenic means the forces responsible for mountain building. And epirogenic means the forces responsible for the development of land. ठीक है, flat area, right? Although yes, there are different forces altogether working for both the aspect, लेकिन orogenic means
mountain development, aperogenic means landform development, plain area development. When you are coming over there on another side, that is exogenic, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे बाहर से भी फोर्सेस लगते हैं, बाहर से जैसे कि रेनफॉल से फोर्स लग गया है आपका, ग्लेशियर की वजह से हुआ है, विंड की वजह से आपका कोई फोर्स लग सकता है, दीज आर द फोर्सेस आर वर्किंग फ्रॉम आउटसाइड। अब उससे क्या होगा सर, उससे वेदरिंग होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदरिंग? वेदरिंग मींस समथिंग इज गेटिंग स्प्लिटेड इनटू मल्टीपल पीसेस, किसी चीज का टूटना वेदरिंग कहलाता है। अब वेदरिंग भी अलग अलग टाइप की होती है, वी विल डिस्कस इट, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, बट वेदरिंग मींस इन सितु ऑन साइट प्रोसेस है, वहीं पे कुछ चीजें टूट जाती हैं। दूसरा होता है मास मूवमेंट, मतलब बल्क में आपका जो लैंड मास है वो एकदम से स्लाइड डाउन कर जाए, और इरोजन होता है लेयर बाय लेयर देयर इज अ मूवमेंट। सो मास मूवमेंट, वेदरिंग एंड इरोजन, दीज आर द सॉर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज जो एक्सोजेनिक फोर्सेस से होते हैं। बट फाइनली शेप तो उससे भी चेंज हो जाती है, तो वो भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसा मैंने बताया आपको कि सर वेदरिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो देयर कैन बी फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल वेदरिंग? आई थिंक मर्जी द ग्रेट, आपने मूवी देखी होगी, with the help of a hammer that person was just breaking down the or making a path in the mountain। तो वो क्या कर रहे थे, फिजिकल फोर्स से उसका तोड़ रहे थे। आप किसी भी चीज को फिजिकल फोर्स से तोड़ते हो, दैट विल बी नेम्ड एज फिजिकल वेदरिंग, आप फिजिकली कोई फोर्स उस पे अप्लाई कर रहे हो। एंड इफ लेट्स से कि फिजिकल फोर्स कैसे होगा, जैसे मान लो आपकी स्पीड से वाटर ड्रॉपलेट आ रही है और इस पे गिर रही है फिजिकल फोर्स से, बट व्हाट हैपन इफ ये ड्रॉप्स जो हैं वो एसिडिक हुई, तो एसिड रेन, so they will be chemically reacting with the rock surface, so in that case it will be chemical weathering। when there's a chemical reaction going on because of which weathering is happening, we will call it chemical weathering। but now you know very well if there is a biological activity and because of this biological activity the split of the pieces are there, weathering is happening, we will call it biological weathering। आपने काफी बार ऑब्जर्व किया होगा कि आपके पुराने जो मकान हैं उनकी दीवारों पे भी कुछ पेड़ उग जाते हैं, जैसे जैसे रूट स्प्रेड करती हैं वो दीवारों में क्रैक्स आ जाते हैं, दरार आ जाती है, वो भी क्या आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग का एग्जांपल है। तो वेदरिंग कैन बी फिजिकल वन, द केमिकल वन एंड द बायोलॉजिकल वन, डिपेंडिंग कि व्हाट आर द शॉर्ट ऑफ प्रोसेसेस गेटिंग एग्जीक्यूटेड ओवर देयर, राइट। बट तीनों से ही हमारे पास क्या होगा, यस स्प्लिट तो होगा ही। अब क्या होगा, अनदर वाज मास मूवमेंट। मास मूवमेंट मींस लार्ज वॉल्यूमिनस पार्ट, large volume of basically land will be sliding down, will be named as mass movement। it can be under the force of gravity only, or even it can be because of like landslide used to happen by the heavy rainfall। ठीक है, heavy rainfall is going on and then landslide had happened, so that can be the case। तो मतलब ये हुआ कि अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो मास मूवमेंट हो सकता है, या फिर मास मूवमेंट ऐसे भी हो सकता है कि कोई एजेंट इन्वॉल्व है तो भी मास मूवमेंट हो सकता है। बट मास मूवमेंट सिंपली मींस कि देयर इज अ बल्क ऑफ मास moving all together in a single shot will be named as mass movement। so these sort of processes are involved right there। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन एंड डिपोजिशन आर टू मच responsible for changing the shape of a landmass। see, let's say here the clouds are going on, heavy rainfall is happening, because of this heavy rainfall obviously there will be erosion and changing in the shape of the land। okay, so yeah, this is something which is erosion is happening। on the same side, if a river is going, then river will just having friction with the slide with the siders area, and then it will be just doing erosion on the lateral erosion, we will say the position is lateral, so lateral erosion will be there। but what will happen after erosion, obviously the eroded landmass is going to get deposited at some place, like Ganga river used to erode and making huge valleys, but finally at the mouth of Ganga, Bay of Bengal mein, it is making a huge delta, so deposition is also there। इन बोथ द केसेस चाहे इरोजन हो रहा है चाहे डिपोजिशन हो रहा है, शेप तो फाइनली चेंज हो ही रही है, इसलिए इरोजन और डिपोजिशन में भी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं, क्योंकि अर्थ की फाइनली शेप चेंज होती है और कुछ फॉर्मेशन नजर आती है। अब इन सब प्रोसेस के अंदर एक सबसे अच्छी फॉर्मेशन होती है जिसको बोलते हैं सॉइल फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज सॉइल, एक्चुअली द अपर मोस्ट लेयर which is there with the contact with the atmosphere is named as soil। ठीक है, so soil formation is a very long process। for the formation of 2.5 centimeter thickness of soil it will take around 500 years, because weathering, erosion will be happening over the area and then soil will be formed। now we have different type of soil, black soil, red soil, alluvial soil। so what are the sort of factors which are responsible for the formation of soil, ताकि ये अलग अलग टाइप की सॉइल बन सके। तो पहला है पेरेंट मटेरियल, जैसे आपका और मेरा कैरेक्टर डिटरमाइन होता है पेरेंट से, क्योंकि उनके जीन्स हमें ट्रांसफर होते हैं, वैसे ही पेरेंट मटेरियल कौन सी रॉक्स थी
जिससे इरोजन हुआ है और सॉइल बनी है तो कैरेक्टर डिटरमाइन होगा। टोपोग्राफी, अगर हिली एरिया है तो सॉइल बन ही नहीं पाएगी क्योंकि इरोजन भी लगातार उस पर चलता रहता है। क्लाइमेट, अगर आपका अच्छा खासा रेनफॉल होता है, ठीक है, तो रेनफॉल अच्छा होगा तो अच्छी आपकी वेजिटेशन होगा, उस वेजिटेशन से बायोडिग्रेडेशन ज्यादा होगा और ह्यूमस उसमें ज्यादा होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होगा। फिर आती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। भाई मैंने बोला वेदरिंग में बायोलॉजिकल वेदरिंग भी इन्वॉल्व होता है, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी यहाँ पे होती है। ऐसे ही नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, वो भी सॉइल के कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं। एंड एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, 2.5 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए 500 साल लग जाते हैं, तो टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज सॉइल इमेच्योर कहलाएगी। सो दीज सॉर्ट ऑफ फैक्टर्स व्हिच विल डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सॉइल इन एनी ऑफ द एरिया. Read this chapter from the NCERT, and you want to ask any doubt, you can connect me over Kapil Bhardwaj for you. Thank you very much. Best wishes.